प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत इरिटेट या तंग होती हैं। उनमें से जो प्रेगनेंसी स्वेलिंग यानी हाथों-पैरों की सूजन उनमें से एक सिम्पटम है। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हाथों-पैरों की सूजन कब खतरनाक होती है और कौन-सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, जिसमें हमें मज़ीद कोई मेडिकेशन या इसकी ज़रूरत नहीं है और नॉर्मल सी 10-11 टिप्स हैं जिन पे अमल करके आप इससे काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो सकती हैं। आपने ये देखा है कि शुरू के 3 माह में इतनी जो स्वेलिंग है या पफिनेस है वो इतनी विज़िबल नहीं होती, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके ये विज़िबली मार्क्ड स्वेलिंग जो है वो कई ख़वातीन को होना शुरू हो जाती है और हर 4 में से 3 ख़वातीन ऐसी हैं जिनको थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके बहुत मार्क्ड किस्म की स्वेलिंग हो जाती है। आपका शू साइज़ बढ़ जाता है, आपकी जो रिंग्स है अगर आपने पहनी है या अगर आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं तो उसमें भी वो आपको तंग करना शुरू कर देती हैं बिकॉज़ जो आपका वाटर रिटेंशन है उससे आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मैं अपनी जो पेशेंट्स हैं, अपनी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको एडवाइस करती हूँ कि एटलीस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में आके अपनी ज्वेलरी रिमूव कर दें, ताकि फॉर फर्दर पीरियड ऑफ टाइम उनको कम से कम इस डिस्कम्फर्ट से ना गुज़रना पड़े। बिकॉज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 9th मंथ में डिलीवरी के टाइम पे या जब कभी पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा होता है फॉर सी सेक्शन, तो उनकी ज्वेलरी इतनी टाइटली इम्पैक्टेड होती है कि हमें कई दफ़ा उसको काटना पड़ता है। ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है हम किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज ड्यूरिंग जो हम कॉटरी करते हैं उससे उसका रिएक्शन होता है, तो हमें जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट पेशेंट ने पहना होता है हमें वो उतारना पड़ता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में जो है अगर हम इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट 3 मंथ में आपको पफिनेस फील होती है और दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, और वो कई दफ़ा बहुत हद तक इनविजिबल होती है, लेकिन बहुत से पेशेंट्स को उसमें भी बहुत इरिटेशन जो है वो महसूस होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर पर आएँ तो जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी 13 हफ्ते के बाद से जो आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसकी अमाउंट जब डबल होती है और आपकी उससे आपकी लेग्स में जो है वो वाटर रिटेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। साथ साथ जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है उससे आपका जो यूट्रस है उसमें बेबी की ग्रोथ होती है। फ्रंट पे एक जो बम्प है, आपका जो बेबी बम्प है, वो जो पाँव से वेन से जो ब्लड आ रहा होता है उसको अच्छी तरह से ऊपर नहीं आने देते। उसकी वजह से ये होता है कि जो आपकी नसें हैं उनमें से वाटर जो है वो सिक्रीट होके ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाके पैरों में जमा हो जाता है। और साथ ही प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में आपके हाथों में, उंगलियों में, फेस पे, नोज पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है, अनलेस कि इसमें कोई पैथोलॉजी ना हो। उसके अलावा ये देखा गया है कि जो गर्मी का मौसम है उसमें ये स्वेलिंग ज़्यादा होती है। जो लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं उनमें ये स्वेलिंग ज़्यादा होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे अगर किसी की ऐसी जॉब है जो जिसमें उनको 5 से 6 घंटे सिर्फ खड़े रहना है, जैसे हमारी टीचर्स हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफिस वर्किंग लेडीज में जो है, क्योंकि वो उनको जो है वो पैर लटका के बैठना पड़ता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी जो है वाटर रिटेंशन जो है पैरों में ज़्यादा होती है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको कोई पैथोलॉजी या कोई मेडिकेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं वो कौन-सी ऐसी टाइप्स हैं जो जिसमें स्वेलिंग जो है उसमें हमें सिग्नल ऑफ अलार्म बजता है, खतरा होता है या आपको आपकी डॉक्टर सर्टेन मेडिकेशंस पे डालती हैं। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ये बताती हूँ कि एक हामला औरत के घर में ब्लड प्रेशर अपरेटस जो है वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जब आप ये महसूस करें कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ आप अपना डेली ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 यानी 140/90 होता है, तो दिस इज एन अलार्मिंग साइन। बिकॉज़ इसका मतलब है कि अब जो आपको स्वेलिंग हो रही है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग नहीं है, बल्कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में से जो एडीमा है, जो वाटर है, वो आपकी वेसल्स में से सिक्रीट आउट हो रहा है और ये डेफिनेटली एक पैथोलॉजी है। यू हैव टू रिपोर्ट टू योर डॉक्टर, और डेफिनेटली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी आपका बीपी रिकॉर्ड करते हैं, साथ में आपकी स्वेलिंग देखते हैं, तो उससे रिलेटेड फिर हम आपके कुछ टेस्ट कराते हैं।
अगर आपका बीपी परसिस्टेंटली ज़्यादा रहता है तो हम आपको ब्लड प्रेशर के लिए कुछ मेडिकेशंस देते हैं, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं और अकॉर्डिंग टू ऑल द इन्वेस्टिगेशंस हम आपकी मैनेजमेंट शुरू करते हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आपको जो दवाई दी जाएगी आपने वो हर सूरत इस्तेमाल करनी है, बिकॉज उससे ना तो सिर्फ आपका ये जो स्वेलिंग है, सूजन है, एडीमा है, ये कम होगा, बल्कि ऑलरेडी जो आपको एक पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है हम उससे उसको क्योर कर सकेंगे। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसमें आपने ये देखा होगा कि एक साइड जो है, एक लेग की स्वेलिंग हो रही है, दूसरे पाँव में इतना अडीमा नहीं है, दूसरा पाँव इतना सूजा हुआ नहीं है, लेकिन लेफ्ट लेग या राइट लेग उसमें ज्यादा अडीमा है। तो उसमें फिर ये होता है कि कई दफा आपके जो अपर जो थाई है उसमें कोई क्लॉट बना होता है, या लोअर एब्डोमेन की जो वेसल्स हैं उनमें कोई क्लॉट बन जाता है, जिसको हम मेडिकल में डीवीटी यानी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये कई दफ़ा एक इमरजेंसी सिचुएशन का भी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपको अपनी दोनों लेग्स की स्वेलिंग डिफरेंट लग रही है, साइज में डिफरेंस लग रहा है, तो दिस इज द टाइम जिसमें आपको डायरेक्टली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। उसमें फिर आगे फर्दर उसकी एक सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ मेडिकेशन है, आपको मेडिकेशंस पे डाला जाता है, खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकें। अब आते हैं उन टिप्स पे कि एक नॉर्मल सिचुएशन में जब आपको प्रेगनेंसी स्वेलिंग्स फील हो रही हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन है। मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ आप नमक वाला जो है, ज़्यादा नमक वाला खाना उससे परहेज़ कीजिए, बिकॉज़ जितना ज़्यादा सोडियम जो है आपकी बॉडी में जाता है उतना ज़्यादा आपका वाटर अपने चैनल्स में से रिलीज़ होकर आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। और स्पेशली एडेड सॉल्ट, खाने में आप नॉर्मली जो नमक डाल रहे हैं दैट इज फाइन। कुछ लोगों को आदत होती है कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्रेविंग होती है नमकीन खाने की, तो वो खाने में ऊपर से नमक छिड़कती हैं, तो उसको मैं स्पेसिफिकली मना करती हूँ कि ऊपर से जो है खाने पे अलहदा से नमक छिड़क कर ना खाएं। सेकेंडली, कैंड और प्रोसेस फूड जो है वो भी उसको अवॉइड करें, उनमें भी सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, बिकॉज कॉफ़ी जो है एक डायूरेटिक है। कॉफ़ी से ऑलरेडी जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे वाटर रिटेंट जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होने लग जाती है, और ड्यू टू ग्रेविटी वो आपकी बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। उसके अलावा जो कुछ आपने खाना है उसमें पोटेशियम डाइट, पोटेशियम डाइट में आती है हमारे पास खजूरें, बनानास, आलू और सब्जियां और फ्रूट्स। इन सब में पोटेशियम जो है एक बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और जितना ज़्यादा आप पोटेशियम डाइट लेते हैं तो सोडियम के इफेक्ट से जो पानी बाहर आया होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में वो वापस चला जाता है। हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम से फ्लूइड बाहर जाता है, पोटेशियम से वही फ्लूइड अंदर आता है। तो जितना आपकी बॉडी में पोटेशियम होगा तो जो स्वेलिंग्स और वाटर आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ है वो वापस उनको ब्लड चैनल्स में लेकर आएगा, और वो चैनल्स जो हैं वेसल्स के थ्रू दोबारा से आपके हार्ट में जाके बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि जब आप लेटें तो प्लीज आप अपने पाँव के नीचे दो कुशंस या दो तकिए रखें। आपका जो लोअर लिम्ब का जो लेग्स का लेवल है वो अगर आपकी बॉडी से हाई होगा तो ड्यू टू ग्रेविटी वो सारा वाटर जो है वो आपका ऊपर की तरफ आएगा, और क्योंकि आपके जो एब्डोमेन है, जो यूट्रस है, उसकी वजह से जो वेन्स पे प्रेशर है तो उसको एक ट्रिगर मिलेगा, और ड्यू टू एंटी ग्रेविटी वो वाटर वापस आएगा, तो आपके पैरों में काफ़ी हद तक स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग करती हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगी कि जो भी उनका प्रोफेशन है या घर में किचन में उनको बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, तो हर 1 से 2 घंटे के बाद वो 10 टू 15 मिनट्स के लिए ज़रूर बैठ जाएँ और अपने पैरों को थोड़ा-सा एलिवेटेड रखें। ऑफिस वर्किंग लेडीज के लिए भी एक टिप है कि वो भी जब टेबल पे बैठती हैं, द वे आई एम सिटिंग, तो आप नीचे अपने पैरों के एक स्टूल रखें ताकि पैर बिल्कुल डायरेक्टली 90 डिग्री के एंगल पर ना जाएं, आपके जो पाँव हैं वो इस एंगल पर जाएं। तो जब वो इस एंगल पर जाएंगे तो भी आपके पैरों में स्वेलिंग कम से कम होगी। कुछ खवातीन को बहुत टाइट जीन्स पहनने की आदत होती है, तो उसके लिए भी मैं एडवाइस करूंगी कि आप लूज ट्राउजर्स पहने ताकि ब्लड फ्लो को वापस आने में आसानी हो। अपना शू साइज जो है प्लीज वो अकॉर्डिंगली लें, अपने अकॉर्डिंग टू दैट साइज लें जो प्रीवियसली आप जूते पहन रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको एडीमा का प्रॉब्लम है तो दैट शूज नेवर फिट,
तो उसके अकॉर्डिंगली आप खुले जूते जो है वो पहने, ताकि आपके पैर जो है कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप अपना पुराना जूता ही पहनेगी तो आपके पैरों के ऊपर भी उन जूतों के निशान और वो पिटिंग हो जाती है, तो दैट मीन्स दैट साइज डज नॉट फिट विद यू। उसके अलावा पैरों का मसाज, किसी भी ऑयल से, किसी भी मॉइस्चराइजर से डेली जो है आप अपने पैरों का मसाज करवाइए, उससे भी आपकी वाटर रिटेंशन कम होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसे टिप है जो कि अगर आपको एडिमा है या नहीं है, तो ये दोनों सूरतों में आपके लिए कंफर्ट का जो है वो बाइस बनेगा, और वो है नमक वाले पानी में अपने पैर जो है वो कम से कम 15 से 20 मिनट भिगो के रखें। उससे ये होगा कि जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का प्रोसेस है, उसके थ्रू आपके पैरों की अपनी स्वेलिंग जो है वो कम होगी। एक नेगेटिव इफेक्ट आता है जिसकी वजह से आपका जो वाटर फ्लो है वो उससे जो बाहर वेसल से बाहर जो पानी है वो वापस अपने वेसल्स में मूव ऑन करेगा। कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक जो है वो सुबह और शाम ज़रूर कीजिए। अपना जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाएं, बिकॉज़ अगर आपका वाटर इनटेक ज़्यादा नहीं है तो बॉडी जो है वो अपना पानी खुद जो है वो एक्सक्रीट करके बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करेगी। लेकिन जब आप अपना पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर उससे जो है आपको एडिमा कम से कम होगा। आई होप ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि इन पे अमल करके आपको किस हद तक रिलीफ मिला है।